बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दहलीज़ के प्लेटफॉर्म से हमने अदबी विरसा इकट्ठा करने का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम में सिर्फ़ अदब को महफूज नहीं कर रहे, बल्कि अदीब के लबो लहजे को भी महफूज कर रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो सिर्फ़ इस दौर के शायरी और अदब को याद ना करें, बल्कि वो ये भी देखें कि इस दौर में अदीब और शायर किस तरह के थे। तो आज का मेरा मेहमान बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े नसर निगार, पीटीवी के बहुत सारे मुशायरों में अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुके हैं। तकरीबन आधी सदी से शायरी कर रहे हैं। जब 70s में अदबी रसाले निकलते थे तो उसमें तकरीबन हर बड़े रसाले में इनकी गज़लें शाया होती थी। जब लाहौर में तरा मिसरा पे कुछ गज़लें लिखी जाती थीं और वहाँ मुकाबला होता था, तो लाहौर के तमाम बड़े बड़े अदबी हलकों में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। बड़ी खूबसूरत गज़लें उस दौर में भी लिखी। और फिर जब इनकी पहली किताब आई तो वो ऐसी इनकलाबी किताब थी। और ये वो दौर था जब गज़ल जो है वो अपना रंग तब्दील कर रही थी, गज़ल अपनी हैयत बदल रही थी। लोग पुरानी तर्ज से हट के नए तर्ज की गज़लें लिख रहे थे। और उस दौर में एक मुनफरिद किताब मेरे इस शायर ने दी, और वो ऐसी किताब है कि आज भी उस पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस लिखे जा रहे हैं। और इनकी शख्सियत का एक और पहलू ये है कि इन्होंने तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इल्म की रोशनी भी बांटी। बहुत लंबा अरसा लाहौर में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में प्रोफेसर रहे, और आजकल भी पाकिस्तान की एक तारीख़ी यूनिवर्सिटी GCU में ये अपनी तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे मेहमान आज के असर हाज़िर के बहुत बड़े शायर जनाब लतीफ़ साहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सर। जी, वो बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ में चाहूँगा कि आप अपने नातिया कलाम से हमें शरफ़ याब फरमाएँ। जी, एक नात है, वो उसमें रसूल पाक के नाम के हवाले से बात की गई है। जी जी, बिस्मिल्लाह। किया गया है। ये जो रोशनी का क़याम है तेरा नाम है। वाह। ये जो रोशनी का क़याम है तेरा नाम है। ये जो मेरी सुबह मुदाम है तेरा नाम है। वाह। कोई नाम तो इससे बड़ा नहीं है बजुज़ खुदा, सभी नामों का जो इमाम है तेरा नाम है। वाह 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 वाह। कोई नाम तो इससे बड़ा नहीं है बजुज़ खुदा, सभी नामों का जो इमाम है तेरा नाम है। तू लबो ज़ुबानो दहन में जज्ब तरह तरह, वाह। तू लबो ज़ुबानो दहन में जज्ब तरह तरह। ये दरूद है कि सलाम है तेरा नाम है। तेरा नाम है। वाह। ये दरूद है कि सलाम है तेरा नाम है। सरे अर्श मैंने निगाह की तो यही खुला, यहाँ हर तरफ तेरा नाम है। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर, थोड़ा सा हमें आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आप अब तक कितनी बहारें देख चुके हैं, इब्तदाई तालीम कहाँ से ली, और उसके बाद तदरीसी फ़राइज़ आपने सर अंजाम दिए, वो कहाँ कहाँ दिए, ज़रा मुख्तसर सा। जी, पैदाइश मेरी गुजरावाला में हुई जी। और मेरे दादा जो थे वो हेड वेटरनरी क्लर्क थे। अंग्रेज़ के साथ वो उर्दू में तर्जमा करते थे अंग्रेज़ी का। ठीक है। तो उसके बाद जो है वालिद जो थे वो तहसीलदार थे। तो जब पैदाइश के बाद मेरी तालीम जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में हुई, छोटे छोटे कस्बों में हुई। जो मिडल है वो मैंने ननकाना से किया। ठीक है। और मैट्रिक और FSC मैंने शेखुपुरा से की। ठीक है। उसके बाद BSc के लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हो गया। तो तालीम के साथ स्पोर्ट्स का भी ताल्लुक़ था।
तो मैं इंटर में बॉक्सिंग का और फिर जीसी में मैं रोइंग का मेंबर रहा, पंजाब में मैं दूसरे नंबर पे रहा। गवर्नमेंट कॉलेज में मैं अदबी एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ, ये 69 की बात है। ठीक है। तो 69 से ही फिर मेरी शायरी जो है वो शाया होनी शुरू हुई। ठीक है। और बीए के बाद फिर मैं लॉ कॉलेज में दाखिल हो गया, लॉ किया। और लॉ करने के बाद फिर मैं एमए उर्दू किया, और पहली मेरी पोस्टिंग जो लेक्चरर की हुई वो खानेवाल में हुई। ठीक है। तो 84 में मैं खानेवाल में पोस्टिंग हुई, और 87 में फिर मैं इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में आ गया। और मैं तकरीबन 50 साल शायरी को हो गया, 40 साल पढ़ाते हुए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये जो है इसी में मतलब ये है कि ज़िंदगी, अल्लाह आपको सेहत दे और मज़ीद लंबी ज़िंदगी अता करे, ताकि आप ये अदबी बातें जो हैं ये करते रहें इसी तरह। अच्छा सर, कुछ याद है आपने पहला शेर कब कहा, या कब ये पता चला कि एक शायर आपके अंदर मौजूद है? शायरी जो है वो आमतौर पे कॉलेज से ही शुरू होती है। मेरा भी यही सूरत हाल हुई। मैट्रिक के बाद जो है मैं वालिद साहब चूनिया होते थे, तो वालदैन जो थे वो वालदा लाहौर में थी, तो वालिद साहब मुझे अपने साथ ले गए। तो वहाँ उन्होंने खुद भी वो ज़ौक़ रखते थे, तो मुझे शायरी की बहुत सी किताबें जो है ना वो अच्छा वालिद साहब ने ला के दी। हाँ, वो मैं पढ़ता रहा। तो इस तरह जो है वो शेर कहने की तरफ, टूटे फूटे शेर कहे होंगे उस ज़माने में, वो तो रिकॉर्ड में नहीं है। तो मैट्रिक के बाद ये हुआ। लेकिन फिर जब इंटर कॉलेज में मैं शेखुपुरे में जो है वो हुआ, तो इंटर कॉलेज तकरीबात जो हैं उसमें शिरकत करना शुरू की। अच्छा, वो मेरी इब्तदाई शायरी थी। फिर वो इब्तदाई शायरी के बाद जो कॉलेज की सतह पे शायरी है वो मेरी बहुत ज़्यादा थी। और वो इब्तदाई शायरी तो अब वो नहीं मैंने रखी। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत सी, मेरी कोशिश ये है कि जो तबाजाद ज़मीनें हैं जिसमें काफ़ी रदीफ अपना होता है वो उसको मैंने बरकरार रखा। अच्छा। तो जब मैं लॉ कॉलेज में आया तो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद लॉ कॉलेज में गया, तो फिर वो वहाँ भी बड़ी नुमाइंदगी की, लेकिन कॉलेज की नुमाइंदगी की, शेर वगैरह ली, तो उस वक़्त एक बड़ा नाम पैदा हो गया माशाल्लाह। और उसी ज़माने में जो कृष्ण नगर में उस्ताद बनारवी थे, वो हफ्तावार तरी मुशायरे करवाते थे। तो मेरी तरबियत, शायराना तरबियत तरी मुशायरों से हुई है। ठीक है। और तरी मुशायरे में ये होता है कि जो मिसरा दिया जाता है उस पर लिखा जाता है। बाद में मेरा ये रुझान हुआ कि मैंने वो जो गज़लें थी जो कि सैकड़ों की तादाद में, 100 के तादाद में होंगी या ज़्यादा होंगी, वो फिर मैंने अपने मजमू में शामिल नहीं की। मैं ये समझ लूँ कि जो इब्तदाई कलाम है वो मेरा छपा भी हुआ है बाज़ जगह। मतलब उस ज़माने में रिसाला होता था, हरम होता था, ये 70 की बात है। अच्छा, 69-70 की बात, उसमें मेरी, और शम्मा रिसाला होता था। ये अदबी मयार उनका तो नहीं था, तो वो छपी हुई गज़लें भी मैंने अपने दीवानों में, अपने मजमू में शामिल नहीं की। तो उसके लिए आपको अलग से किताब बना देते जिसपे जो तरह मिसरे पे लिखी हुई गज़लें हैं वो भी आप लिख देते? हाँ, वो अब तहकीक का एक पहलू रह गया है, क्योंकि अब तो शायरों के बारे में तहकीक होती है। हाँ। तो जब तहकीक की जाएगी तो ऐसी बहुत सी शायरी जो मेरी किताबों में नहीं है वो मिलेगी, और वो ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा सर, कोई अपनी पसंद की एक गज़ल हमें सुनाएं अपनी, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है आपका गज़ल गोई में, और किताबें भी माशाल्लाह आपने गज़ल पे काफ़ी लिखी हैं। किताबों का जिक्र हम बाद में करते हैं आपकी। जी, कोई गज़ल एक नाजरीन को अगर आप सुनाएं तो। सफ़ेद डोरी से काली डोरी मिली हुई है, सफ़ेद डोरी से काली डोरी मिली हुई है, अजीब पोशाक रात दिन की सिली हुई है। वाह वाह वाह। सफ़ेद डोरी से काली डोरी मिली हुई है, अजीब पोशाक रात दिन की सिली हुई है, कोई तो आया है दिल की तरतीब छेड़ने को,
तुम्हारी तस्वीर जाविये से हिली हुई है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। वही तो आया है दिल की तरतीब छेड़ने को, तुम्हारी तस्वीर जाविये से हिली हुई है। वो मेरी आंखों में आ गया है, ख्याल रखे, ये राह जंगल के रास्तों से मिली। वाह 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 वाह। वो मेरी आंखों में आ गया है, ख्याल रखे, ये राह जंगल के रास्तों से मिली हुई है। अगरचे आया है शाखे दिल पर खिज़ां का मौसम, एक आरज़ू की कली अभी तक खिली हुई है। वाह 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 वाह। अगरचे आया है शाखे दिल पर खिज़ां का मौसम, एक आरज़ू की कली अभी तक खिली हुई है। एक आरज़ू की कली अभी तक खिली हुई है। दुरुस्त है मैं उदास जंगल में दीदनी हूँ, दुरुस्त है मैं उदास जंगल में दीदनी हूँ। मैं पेड़ ऐसा हूँ खाल जिसकी छिली हुई है। वाह वाह वाह। पेड़ ऐसा हूँ खाल जिसकी छिली हुई है। तो गजल के कुछ और शेर आपको सुनाता हूँ कि जो बात बात पे तकरार करने वाला था, वो शख्स हमसे बहुत प्यार करने वाला था। वाह वाह। तेरी सवारी तले आके मर गया है जो, तेरा करीब से दीदार करने वाला था। वाह 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 वाह। तुम्ही ने मान लिया मेरी बेगुनाही को, मैं अपने जुर्म का इकरार करने वाला था। वाह वाह वाह। खता यही थी कि छुप छुप के तेरा नाम लिया, ये जुर्म तो सरे बाजार करने वाला था। खता यही है कि छुप छुप के तेरा नाम लिया, ये जुर्म तो सरे बाजार करने वाला था। उदास लोगों की तीमारदारी करते थे, ये मशगला हमें बीमार करने वाला था। क्या कहने। वाह वाह। मैं खुद भी खो गया ख्वाबों के शहर में साहिल, उसे मैं नींद से बेदार कर। वाह वाह वाह। क्या बात है सर कमाल। वाह वाह वाह। गजल ही मेरा ज्यादा है, मैं चंद शेर सुना देता हूँ कि कमाने चश्म में तीरे सितम तो रखा है, अच्छा बहुत है ये मेरा उसने भरम तो रखा है। वाह वाह। हमारे पास न तलवार थी न ढाल मगर, उठा के जंग में हमने अलम तो रखा है। वाह 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 वाह। हमारे पास न तलवार थी न ढाल मगर, उठा के जंग में हमने अलम तो रखा है। वो आफताब नहीं था कि सुबह ले आता, चिराग ने भी अंधेरों को कम तो रखा है। वाह 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 वाह। वो आफताब नहीं था कि सुबह ले आता, चिराग ने भी अंधेरों को कम तो रखा है। खिज़ां रुतों में है काफी ये खुश्क पत्ता ही, शजर ने खाक पे दस्ते करम तो रखा। क्या बात है। वाह 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 वाह। शजर ने खाक पे दस्ते करम तो रखा है। न जाने कितने ही लोगों से खुश नसीब हूँ मैं, कि मेरे सामने कागज कलम तो रखा। क्या बात है सर, क्या बात है। वाह 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 सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। कमाल है सर। सर बहुत लुत्फ आ रहा है जी आपकी शायरी सुन के, माशाल्लाह जी। अच्छा, आपकी पहली किताब जब शाया हुई, एक तो बताइए कि कब शाया हुई शायरी की, और उस वक्त आपके जज्बात, आपके एहसासात क्या थे जब पहली किताब की वो निकाब कुशाई की गई और उसकी तकरीब रुनुमा हुई, तो कैसा महसूस? पहली किताब मेरी जो थी वो 83 में शाया हुई। उसका नाम ख्वाब जजीरा दिल था। उसका दिबाचा भी मैंने खुद लिखा। अच्छा। आमतौर पर ये होता है कि जब पहली किताब आती है तो शायर अपने आप को मुतारिफ करवाता है और किसी न किसी के फ्लैप या दिबाचा लिखवाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि मेरी शायरी जो है वो फ़नून में और नकूश वगैरह में शाया होती थी, जो उस ज़माने के बहुत बड़े रसाले थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं किसी ग्रुप में शामिल ना हूँ, क्योंकि उस वक्त तरक्की पसंदी जो थी वो उसके नुमाइंदा अहमद नईम कासमी थे, और वो हुकूमत की तरफ से उस पर बैन भी लगा हुआ था और फैज़ अहमद फैज़ को सज़ा भी दी गई थी। तो वो तरक्की पसंदी में जो है वो लोग शामिल होना जो है वो करते तो थे, तो मुझे उन्होंने बतौर तरक्की पसंद शायर जो है तस्लीम किया जाता था। अच्छा।
तो मैंने अपनी एक इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए किसी से वो फ्लैप नहीं लिखवाया। ठीक है। जिसको अहमद नईम कासमी साहब क्योंकि मुझ में बहुत प्यार करने वाले थे, थोड़े वो नाराज भी हुए। अच्छा। कि मेरे रिसाले में, यानी उनके रिसाले में मैं छपता भी रहा, तो मैंने उनसे फ्लैप नहीं लिखवाया। या तो ये एक खुदसरी थी, मतलब नौमरी की खुदसरी, और अपनी जो है एतमाद भी कह सकते हैं और इनाम भी कह सकते हैं कि अपने ऊपर किसी की छाप ना लगने देना। तो वो मेरी 83 की किताब बड़ी अहम थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बिल्कुल ज़ाती तजर्बे को सामने लाना चाहता था, तो वो जो उससे पहले की जो शायरी थी नौमरी की, जो 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 मुख्तलिफ ज़मीनों में लिखी गई थी या तरी मिसरे वाली, वो मैंने बिल्कुल शाया नहीं की। तो वो किताब जो है उसको बड़ी लोगों ने हैरत के साथ देखा। अच्छा। क्योंकि उसमें मैंने ये कहा था कि दो चीज़ें, कि मैं ना तो पॉपुलर शायरी को मैं पसंद करता हूँ, ना मैं तरक्की पसंदी को करता हूँ। उस चीज़ को कासमी साहब ने जो है अपने एक मजमून में फिर कहा कि लतीफ़ साहिल तरक्की पसंद शायरी है। यानी मुझे कंट्राडिक्ट उन्होंने किया, क्योंकि मैं किसी की छाप अपने ऊपर नहीं लाना चाहता था। सही सही सही। तो उन्होंने कहा कि वो एक शेर मेरे का हवाला दिया कि हवा के साथ क्या कुछ उड़ रहा है, दरीचों को जरा खोलो तो देखो। वाह वाह। उन्होंने कहा अगर ये शायर जो हवा के साथ उड़ने वाली बात कर रहा है, ये तरक्की पसंद है। तो वो खैर मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो इंतकाल हो गया उनका, लेकिन बड़े लोग जो हैं उनका नाम नहीं मिटता, बरकरार रहते हैं। तो पहली जब मेरी किताब आई तो मेरे अंदर एक खुदसरी थी, और ये था कि मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ। उसका मैंने एक अमली इजहार किया, और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो शायरी थी मेरी पहली की किताब की शायरी के अंदर जो है हैरत का तजर्बा था। अच्छा। जिसे दुनिया को इंसान पहली दफ़ा देखता है तो हैरत ज़्यादा होता है। तो अहमद फराज की शायरी नहीं थी वो, क्योंकि वो आमतौर पर वो इश्क व मोहब्बत की शायरी हम फराज की शायरी कहते हैं, तरक्की पसंद शायरी के असरात उस पर ज़रूर थे, लेकिन हैरत का तजर्बा था। और किसी तरह उसे हम कह सकते हैं कि मुनीर न्याजी के करीब की शायरी शायद वो हो। लेकिन उसके अंदर जो बड़ी बात थी वो आहंग था, रिदम जिसको हम कहते हैं। सही सही। कि एक नया आहंग जो है वो उस किताब में मैं लेके आया था, वो जो आज पॉपुलर है। जैसे कि मैंने ये जो अभी गज़ल सुनाई, सफ़ेद डोरी से काली डोरी मिली हुई है, इसमें हम देखें कि 2 वक्फे पढ़ रहे हैं और 3 रुकन जो हैं। तो आमतौर पर वज़न में 4 रुकन जो होते हैं, तो मैंने कम करके 3 रुकन किए। तो वो एक नई इनफरादियत जो है, जो आज बड़ी मकबूल है, उसका मैं बुनियाद रखने वाला हूं। माशाल्लाह। तो वो मेरी पहली किताब जो है वो मैं अपनी बुनियादी किताब समझता हूँ, और बाद में मैं आसानी की तरफ आया। अच्छा अच्छा अच्छा। पहली किताब मेरी जो थी वो पूरे अरूज की किताब थी, यानी मैंने बहुत सी शायरी रद्द करके फिर उसको सिलेक्ट किया था। तो आज भी मुझे अपनी पहली किताब पे जो है फ़ख्र है, और मैं समझता हूँ उस पर जो है बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो शायरी है उसके अंदर लतीफ़ साहिल जो है बोलता है। 83 की किताब को करके उठा के देखे तो जितनी आज का नौजवान शायर नए आहंग में जो बात कर रहा है उसकी बुनियाद वो किताब है। माशाल्लाह, वाह वाह। लेकिन मैं उससे वो मुश्किल एक लबो लहजा था, फिर मैं आसानी की तरफ आया। तो उस किताब को हम सौतियात की बुनियाद कह सकते हैं। सही। आज की शायरी भी हम देखें तो सौतियात की बड़ी अहमियत है। तो सौतियात की बुनियाद जो है तनकीद के अंदर एक नज़रिया है असलूबियात। एक असलूब होता है, एक असलूबियात होता है। तो असलूबियात जो है जिसमें सौतियात है, फिर फिनोलॉजी है, मार्फोलॉजी है, इस तरह वो पूरी जो लफ्ज़ों की बुनियाद है उसके ऊपर उसकी बात होती है। तो पहली किताब में इसकी झलक काफ़ी नज़र आती है, उस पर बड़ी जो है बात करने की ज़रूरत है पहली किताब के ऊपर। तो उसके बाद माशाल्लाह अब तक कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं और कितनी ज़ेर तबा हैं? हाँ जी, मेरी अब कुल 4 किताबें आई हैं शायरी के हवाले से, और कुछ नसर पे भी। तो दूसरी किताब जो आई थी वो ज़ख्म गुलाब हुए,
उसका फ्लैप लिखा था उन्होंने ज़हीर कश्मीरी साहब ने। अच्छा। वो भी मतलब अब जाहिर है कि शायरी सारी तो नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन वो ऐसी है कि उसको पढ़ा जाए। तो 4 किताबें शाया हुई हैं। अभी मतलब ये है कि शायरी तो चल रही है, तो मज़ीद 2 किताबों का मवाद है शायरी का। फिर जो है मैंने नई बात जो अखबार था उसके कॉलम्स हैं वो तरतीब दे रहा हूँ माशाल्लाह। और जो मेरे बारे में जो मज़ामीन लिखे गए हैं एक वो मैं तरतीब दे रहा हूँ। तो इस तरह अभी सिलसिला जो है वो चल रहा है माशाल्लाह जी। अच्छा, आपने ये तो खुद किताबें लिखी, फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप पर भी रिसाले लिखे गए, आप पे थीसिस लिखे गए, तो थोड़ा सा जिक्र अगर उनका भी हमें बता दें। जी हाँ, जीसी यूनिवर्सिटी में 2 जो हैं वो थीसिस लिखे गए हैं। एक ज़ीशान वकील ने लिखा, वो आजकल वहाँ पढ़ा भी रहे हैं, उन्होंने एमए का थीसिस लिखा। ठीक है। एक राबिया ने लिखा। वो एक तो मेरी जो है वो गज़लों पे है। अच्छा। एक नज़मों पे है। ठीक है। और एक मेरी पहली किताब के ऊपर जो है वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में थीसिस लिखा गया। लेकिन पहली किताब पे अभी मज़ीद काम की मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। और एमफिल का थीसिस जो है वो मिनहाज यूनिवर्सिटी पे पूरी शायरी पे लिखा गया। अच्छा अच्छा। तो अभी जितना भी काम हुआ है 4 थीसिस लिखे गए वो शायरी पे हैं। अभी जो मेरे बारे में पीएचडी का एक तालिब इल्म ये कह रहा था कि आप पे पीएचडी मैं करना चाहता हूँ, प्रोफेसर है वो भी, मुल्तान से हैं। अच्छा। तो नसर पे अभी काम नहीं हुआ। मतलब चंद अफसाने भी लिखे हैं जो कि मुख्तलिफ वसाइल में छपे हैं, फिर कॉलम्स हैं। तो फिर मिला के जो है ये जो है अगर पीएचडी पे काम होगा तो फिर सारा मजमू ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने 2-3 गज़लें की कुछ अशार तो सुनाए, तो कोई अपनी कोई नज़म अच्छी सी हमें सुनाइए। इंसानी हवाले से हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो मैं जो है जज्बात के हवाले से बात करता हूँ। कार शिरकत नज़्म का उन्वान है। ठीक है। किसी के लिए कोई जीता नहीं है, किसी के लिए कोई मरता नहीं है। वाह। सहारे तो बस साथ चलने की हद तक ही होते हैं सारे। अगर जिंदगी की तरफ जा रहा हो कोई तो उसे जिंदगी से मिलाना, उसे ख्वाहिशों की सभी तितलियां ला के देना। वाह। वो सोए तो सोना, वो जागे तो उठना। वाह वाह। वो बोले तो होंठों से गिरते हुए सारे लफ्ज़ों को एहसास की तश्तरी में उठाना। वाह वाह। हवाओं में ढीले परों से उकाबों की सूरत, अगर देर तक उड़ना चाहे तो फिर देर तक उसके हमराह उड़ना। क्या बात है। वाह वाह। यही कार शिरकत बहुत है, ये थोड़ी सी उससी मोहब्बत बहुत। वाह वाह वाह। अगर मौत की मंजिलों की तरफ जा रहा हो कोई तो उसे जिंदगी के तसलसल में रखना। जो ख्वाब उसने देखे उसे अपनी आंखों में भरना। क्या बात है। अजियत के लम्हों में उसको रफाकत का एहसास देना। वाह वाह। अजियत के लम्हों में उसको रफाकत का एहसास देना। उसी का वो सीना जो कुछ देर पहले उसी के तनफ्फुस से बागी हुआ था, जरा देर को उस पे अपना मसीहाई का हाथ रखना। क्या बात है। यही कार शिरकत बहुत है, ये थोड़ी सी उससे मोहब्बत बहुत। मैं सुनाता हूँ जो हम किसी की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, और उसमें हम शायर भी हैं, हम उस्ताद भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी की तवज्जो का मरकज बन जाना। हम खुशकिस्मत हैं यार बहुत, कुछ देखने वाली आंखें हैं जो देखती हैं। वाह। तो हम का लफ्ज़ मैंने असातिज़ा के लिए भी लिखा है, अपने लिए भी लिखा है, शायरों के लिए भी लिखा है। हम खुशकिस्मत हैं यार बहुत, कुछ देखने वाली आंखें हैं जो देखती हैं, हर वक्त तवज्जो रखती हैं और पलकें झुकाकर कहती हैं तुम अच्छे हो। वाह। और पलकें झुकाकर कहती हैं तुम अच्छे हो। कुछ फूलों जैसे होंठ भी हैं, हर वक्त जो ताज़ा रहते हैं। वाह वाह। कोई रुत हो खूब महकते हैं
और सरगोशी में कहते हैं तुम अच्छे हो। वाह वाह। कुछ फूलों जैसे होंठ भी हैं, हर वक्त जो ताज़ा रहते हैं, कोई रुत हो खूब महकते हैं, और सरगोशी में कहते हैं तुम अच्छे हो। कुछ चाहने वाले दिल भी हैं जो चुपके चुपके चाहते हैं, हर हालत में खुश रहते हैं, और धड़कन बनकर कहते हैं तुम अच्छे हो। वाह 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 वाह। हम खुशकिस्मत हैं यार, बहुत हम अच्छे हैं और अच्छों में हम रहते हैं। एक नज़्म मैं सुनाना चाहूँगा, वो अलामती नज़्म है, थोड़ा सा सियासी पास मंजर कह लें, लेकिन अलामत है वो। तो हवा को अलामत बनाइए। अच्छा। कि चलो आ गया फरवरी का महीना, पतंगे उड़ा लें। चलो इस कदर तो दिलासा हुआ है हवाएं अपनी। वाह वाह। हवाओं पे कुछ तो तसर्रुफ है अपना, कि थोड़ी सी ताज़ा हवा को पतंगों के कोनों के अंदर मुकय्यद किया है। वाह वाह वाह। हवा पर हुकूमत का इस एक पहलू इससे नुमाया हुआ है, फिजाओं में थोड़े से रकबे के मालिक तो हम भी हुए वाह हैं। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। फिजाओं में थोड़े से रकबे के मालिक तो हम भी हुए हैं, फिजाओं की दुनिया में खुद को दिखाने के काबिल तो हम भी हुए हैं। पतंगे उड़ा लें कभी बाएं जानिब कभी दाएं जानिब, कि बाएं तरफ भी हमारा है हिस्सा, कि दाएं तरफ भी हमारा है हिस्सा, तभी तो मुकम्मल हुई हैं हमारी फिजाएं। पतंगे उड़ा लें कि लम्हा बलम्हा हुकूमत तो कर लें फिजाओं के अंदर। वाह वाह। फिजाओं के अंदर भी अच्छा रहेगा हुकूमत गिराना, हुकूमत बनाना। वाह वाह वाह। चलो आ गया फरवरी का महीना, जहाज़ों के उड़ने से पहले पतंगे उड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, बहुत खूब सर। अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 70s में बड़े बड़े रसाले शाया होते थे। थोड़ा सा, क्योंकि आज की नस्ल को नहीं पता कि मतलब वो दौर कौन सा था, कौन से बड़े रसाले थे और उसमें गज़ल या नज़म छपने का क्या मतलब था, और उन बड़े बड़े रिसालों में, अदबी रिसालों में जब आपका कलाम छपता रहा तो कैसा फील होता था, और थोड़ा सा आप उन रिसालों के बारे में बता के हमें। जी हाँ, ये हर दौर जो है उसकी जो लवाज़मात हैं, उसकी जो तकाज़े हैं वो बदल जाते हैं और नई सूरतें आ जाती हैं। तो अगर हम तारीख़ी तौर पे देखें तो जो 70 का ज़माना है, 60 का ज़माना, तो 60 के ज़माने में तो बड़े बड़ी शायरी की इंतखाब शाया हुए, जैसे फ़नून का गज़ल नंबर जो है आज भी उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन वो 70 से पहले शाया हो गया था। इसी तरह नकूश का गज़ल नंबर भी जो है वो 70 से पहले शायर हो गया। तो वो पूरी एक तारीख़ उसके अंदर मुरतब हो जाती है। अच्छा। तो अब वो काम जो है तारीख़, शायरी की तारीख़ को अमली शक्ल में सामने लाने का वो सिलसिला नहीं रहा। अब तो लम्हाती ज़िंदगी है। अभी एक चीज़ आती है जो है यूट्यूब पे या किसी पे, तो फिर उसके पीछे और कितने होते हैं। लेकिन उस ज़माने की अहमियत ये कि आज भी लाइब्रेरी के अंदर के वो किताबें जो उठाई जाती हैं तो उनकी अपनी एक हैसियत है, और वो किताबें अपने अंदर सदियाँ समेटी हुई। तो पहले जो बात अदब की होती थी वो उसका मरकज़ सदियों को अहाता करती थी वो। तो एक तो वो इंतखाबात हैं जो कि फ़नून और नकूश ने शाया की, फिर वो उनके सालाना रसायल होते थे फ़नून और नकूश के। तो फ़नून जो है वो अहमद नदीम कासमी साहब जो है बहुत बड़ा नाम है, वो निकालते थे, और सरगोदा से वज़ीर आगा साहब जो हैं वो औराक निकालते थे। फिर लाहौर से मोहम्मद तुफ़ैल साहब जो हैं वो नकूश निकालते थे, जो बहुत बड़े नाम हैं। आज भी मुहक्किकीन जो हैं वो उन रसालों से ही चीज़ों को तलाश करते हैं और निकालते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि जब मैं अपनी शायरी के भरपूर दौर में था तो मुझे इन रसाइल में छपने का इत्तफाक हुआ, और उन रसाइल में छप जाना जो है वो बड़ी बात होती, सनद होता था जी, सनद होता था। तो मुझे याद है कि जब मेरी पहली 2 गज़लें फ़नून में शाया हुई तो मुझे हर तरफ से मुबारकबाद जो है आई, और कासमी साहब ने जो है वो
उसने ख़ास तौर पे एहतमाम के साथ शाया किया। इसी तरह जो नकूश है वो आम तौर पे आम लोगों की चीज़ों को शाया नहीं करता था, बल्कि वो तहकीक करके शाया करता था। अच्छा। तो उनका एक असली अदब नंबर, उन्होंने वो हर रिसाले को नंबर के तौर पे लाते थे। तो उसमें भी मेरी यानी गज़ल जो है असली अदब नंबर में भी शाया हुई। तो ये जो है उससे मैं ये समझता हूँ कि वो एक दौर था जो जिनमें या तो पीटीवी होता था, सिर्फ एक ही टीवी चैनल होता था, उसके मुशायरे होते थे या रसायल होते थे। तो अब ज़ाहिर है उन चीज़ों की अहमियत जो है वो इसलिए ज़्यादा है कि वो एक तवील दुरानियों को समेटे हुए हैं, उसके अंदर एक ज़माना समाया हुआ है, पूरी तारीख है हमारी। बिल्कुल। सर आप अपनी नसर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि नसर पे कौन कौन सी किताब शाया हुई है और उसमें आपने कौन से मौज़ूआत जो हैं उनको ज़्यादा लिखा है, और अभी कोई हसरत है कुछ और लिखने की जो आप नसर में भी लिखना चाह रहे हैं? नसर जो है उसमें जब मैं पीएचडी की तहकीक कर रहा था तो कुछ पुराने मज़ामीन मेरी नज़र से गुज़रे जिन्हें हम इंशाइया कहते हैं। तो फिर मुझे इंशाइया निगारी के बारे में लिखने का इश्तियाक हुआ, क्योंकि इंशाइया जो है वो लाइट ऐसे को कहते हैं, तो अंग्रेज़ी में लाइट ऐसे कहते हैं या पर्सनल ऐसे को कहते हैं। तो उर्दू में वो बड़ा मुतनाज़ था। अच्छा। यानी वज़ीर आगा कहता था मैं मूजद हूँ, और मशकूर हुसैन याद साहब कहते थे कि मैं उसका मूजद हूँ। लेकिन मैंने ये साबित किया कि सर सैयद जो थे उन्होंने जो रसाला तहज़ीबुल इखलाक जारी किया उसमें जो मज़ामीन शाया किए गए वो इंशाइये की इब्तदाई शक्ल में थे। फिर मैंने वो पुराने इंशाइये मैंने साबित किया कि ये कोई नई ईजाद नहीं है, बल्कि इंशाइया जो है वो अपनी मुख्तलिफ अशकाल में पहले से मौजूद था। तो वो तारीख़ फिर तारीख़ी जो तहरीरें थी वो मैंने तलाश की और उस पर फिर मैं तफसील के साथ उसका दिबाचा और मुकदमा लिखा और उसके मुख्तलिफ अबवाब लिखे। उस किताब का नाम था उर्दू इंशाइया के इब्तदाई नकूश। तो पहली वो मेरी नसर की किताब उर्दू इंशाइया के इब्तदाई नकूश जो है ये तहकीक की और तनकीद की किताब है। एक मैंने अख्तर शिरानी की शायरी के बारे में जो है वो इंतखाब किया और उसके बारे में लिखा, वो थी ए इश्क कहीं ले चल। उनकी नज़म का उन्वान है, उसी उन्वान को ही सामने रख के फिर लिखा गया। 2 किताबें मेरी आ गई हैं। तो अभी मैं जो कॉलम लिखी हैं अदबी उनको मैंने इकट्ठा किया है, जो नई बात के एडिटर के तौर पे मैंने लिखे हैं, क्योंकि कुछ अरसा जो है वो मैं साल 1.5 साल नई बात का एडिटर भी रहा हूँ। तो उसका वीकली अदबी एडिशन जो शाया करता था वो मेरी ज़ेर निगरानी होता था, मैं ही उसे तरतीब देता था। ठीक है सर। तो उस हर एडिशन में मेरा वो कॉलम होता था, तो वो अदबी कॉलम इकट्ठे किए हुए हैं। फिर मज़ामीन हैं मेरे 25-30, उनकी मज़ामीन की किताब भी तैयार है। और फिर एक किताब वो है जो मेरे बारे में मज़ामीन लिखे गए हैं, उनको भी इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो एक गज़ल कुछ और नाज़रीन को सुनाइए। हाँ जी। हवा साकित है मेरा बादबां ठहरा हुआ है। हवा साकित है, हवा साकित है मेरा बादबां ठहरा हुआ है, ज़मीन ठहरी हुई है आसमान ठहरा हुआ है। वाह वाह वाह। तुम्हारे वस्ल का लम्हा भी बनकर एक सितारा ज़मीनों आसमां के दरमियान ठहरा। तो बिफरेंगी ये मौजें, ये दरिया तो बराए इम्तिहान ठहरा हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये दरिया तो बराए इम्तिहान ठहरा हुआ है कि जैसे चोर छुप जाए कहीं लोगों के डर से, वफा का हर्फ यूं ज़ेरे ज़ुबान ठहरा। क्या बात है। वाह वाह वाह। कि जैसे चोर छुप जाए कहीं लोगों के डर से, वफा का हर्फ यूं ज़ेरे ज़ुबान ठहरा हुआ है।
मैं तेरे शहर के तारों से आकर पूछ लूंगा, बताओ चांद का टुकड़ा कहाँ ठहरा क्या हुआ बात है, वाह 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 वाह। मैं मुकर्रर तेरे सर, शहर वाह के वाह। तारों से आकर पूछ वाह, लूंगा, बताओ चांद का टुकड़ा कहाँ कहाँ ठहरा ठहरा हुआ है। यकीन तो ज्ञानियों को है, बचा कब होगा वो भी, मगर दरिया तहे आबे रवां ठहरा हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह। यकीन तो ज्ञानियों को है, बचा कब होगा वो भी, मगर दरिया तहे आबे रवां ठहरा हुआ है। जिसे बादल समझकर बारिशें सब मांगते हैं, फिजा में दूर तक ऐसा धुआं ठहरा हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिसे बादल समझकर बारिशें सब मांगते हैं, फिजा में दूर तक ऐसा धुआं ठहरा हुआ है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, जबरदस्त जी। हरफे तमन्ना यूं ही लबों तक आ जाता है, रंगे बहारा है ये गुलों तक आ जाता है। वाह। मेरे मुकद्दर में वो लिखा तो नहीं है, लेकिन सुबह का तारा मेरी शबों तक आ जाता क्या है। बात है, वाह 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 वाह। रहती हैं फिर ज़ेरे आब हमेशा आंखें, जब दरिया का पानी सरों तक आ जाता है। वाह। रहती हैं फिर ज़ेरे आब हमेशा आंखें, जब दरिया का पानी सरों तक आ जाता है। छुप छुप कर लोगों का पीछा करते करते, बाजारों का शोर घरों तक आ जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या छुप कहने। छुप कर लोगों का पीछा करते करते, बाजारों का शोर घरों तक आ जाता है। रहती है फिर ज़ेरे आब हमेशा आंखें, जब दरिया का पानी सरों तक आ जाता है। और इश्क में डूबने वालों से मिलने की खातिर, साहिल भी पानी की तहों तक आ जाता क्या है। बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब सर, ज़बरदस्त है जी। अच्छा सर, आपने जब शायरी का आगाज़ किया तो किस शायर से आप मुतासर थे? आपके पसंदीदा शायरों में, उस्ताद शायरों में भी किसी एक दो का जिक्र कीजिए, और आपके जो हम असर शायर थे उनमें कौन से शोरा अपने अलावा आपको लगता था कि ये बड़ी अच्छी शायरी करते हैं? जब मैं शायरी शुरू की तो मैं मुख्तलिफ शोरा को पढ़ा। वो मुझे बुकलेट्स जो हैं इंतखाब मेरे सामने थे, उन्होंने मेरे ज़ौक़ को बनाया, जिसमें आतिश था, ज़ौक़ था, इब्राहिम ज़ौक़ और आतिश थे। और जो है मुसफ़ी थे, ये वो असातिज़ा थे। तो असातिज़ा से मुझे वो गज़ल कहने का जो है रुझान हुआ। फिर बाद में जब ज़्यादा मुताला किया तो फिर गालिब और इकबाल जो हैं वो आ गए, क्यों फिर बाद में ज़ाहिर है मेरा तालीम से ताल्लुक़ भी हो गया, तो गालिब और इकबाल जो हैं उनको पढ़ाने का मौका मिला, तो बहुत से राज भी खुले। तो ये देखा कि इकबाल जो है उसकी मस्जिद कुर्तबा जो है उसकी बहर को देखा, तो उस बहर में पहले किसी ने लिखा ही नहीं था। अच्छा। तो अब वो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका इंकशाफ हुआ, जिससे फिर इकबाल के बड़े होने का पता चला कि इकबाल कितना बड़ा शायर है, और उसने एक गज़ल को किस तरह तब्दील कर दिया। तो अगर मैं गज़ल में ये बात कहता हूँ कि सफ़ेद डोरी से काली डोरी मिली हुई है, अजीब पोशाक रात दिन की सिली हुई है, तो ये तगज़ुल एक नया तगज़ुल है। तो मैं समझा इकबाल के यहाँ भी एक नया तगज़ुल है। वो सिर्फ महबूब की उस तरह की बात नहीं करता, सही, जो कि मीर और गालिब करते हैं। तो मैं बहरसूरत मीर की शायरी और गालिब की शायरी जो है गज़ल में मुझे इब्तदाई तौर पे वो मुतासिर किया। और नस्में जो है फिर हमें उसको इकबाल को हम देखते हैं, या नून मीम राशिद है, तो नून मीम राशिद की नज़म हुसन कोज़ागर जो है वो कमाल की नज़म है। तो जदीद नज़म गो शुआरा में नून मीम राशिद है, या तसद्दुक़ हुसैन खालिद है, या मुनीर नियाज़ी हैं। तो इन लोगों की शायरी से मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। मैं समझता हूँ कि इन्होंने। आपके शायरी में उस्ताद कौन थे, अभी तक याद हैं? क्योंकि ज़ाहिर है पुरानी बात होगी, हाँ, लेकिन शायद कुछ चेहरा आंखों पे नहीं, वो हैं मेरी शायरी में जो है। मैं बताया कि जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे शायरी तो आ गई थी,
लेकिन शायरी के जो इसरार और रमूज़ हैं या अरूज़ है वो उस्ताद बनारवी के साथ मैंने जो है वो सीखे। उस्ताद बनारवी जो है उन्होंने मेरी शायरी की तस्हीह नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे शायरी को परखने के असूल जो हैं वो उनके साथ फिर मैंने बहस किए। इस तरह फिर जो है जो शायरी को परखने का फ़न है ये मुझे आ गया, और यही वजह है कि कुछ लोग मुझे शायरी का उस्ताद भी समझते हैं माशाल्लाह जी, इस वजह से। ठीक है। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मुशायरे पढ़े होंगे। गो आप सिर्फ चंद मुशायरे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मुशायरों में नहीं जाते, जो आपका एक अपना एक अंदाज़ है। तो कोई मुशायरा ऐसा जिसकी यादें अभी तक ज़हन में हों, जिसमें आपके अलावा ऐसे शोरा भी मौजूद हों जो आपके फेवरेट्स में से हैं, जिनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसका थोड़ा सा जिक्र कीजिए। इब्तदाई दौर में तो पीटीवी के मुशायरे जो हैं उसमें बड़े शायर मिल जाते थे। मतलब मुझे जो है वो अमजद अमजद और जो है अहमद ज़ीम कासमी, शहजाद अहमद के साथ पढ़ने का मौका मिला पीटीवी के मुशायरों में। लेकिन एक पब्लिक मुशायरा जो है मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार मुशायरा मेरी यादों में महफूज है, वो जो है चुविंडे में मुनक्कद किया। अच्छा। उसको मुनक्कद करने वाले जो हैं वो महबूब आरिफ, आजकल वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सियालकोट में, मरे कॉलेज सियालकोट में अंग्रेज़ी के। वो उस ज़माने में सिविल लाइन में अंग्रेज़ी एम.ए. अंग्रेज़ी में पढ़ा करते थे। अच्छा। उन्होंने वो अरेंज किया था और वो कमाल का मुशायरा था। मैं समझता हूँ कि वो मुशायरों की आखिरी एक बड़ी जो है यादगार है, क्योंकि मुशायरों में बड़े लोगों ने आना ही छोड़ दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़हीर कश्मीरी जो बहुत बड़ा तरकीब पसंद शायरों में नाम है, उनके शायद वो आखिरी मुशायरा हो। तो उसमें मोहसिन नकवी भी थे, हसन रिजवी भी थे, और तकरीबन 20-25 शुआरा जो थे उसमें थे। और उसमें जो मुंतज़मीन में वो महबूब आरिफ भी थे और उनके साथी भी थे, जिन्होंने मुझे बहुत सुना हुआ था सिविल लाइन के ताल्लुक होने, क्योंकि हर रोज़ वो चले जाना कैंटीन में, और उनको तो उन्हें मेरी बहुत सी शायरी ज़ुबानी याद थी। तो अब जो उन्होंने फरमाइशें करनी शुरू की तो ये गज़ल सुनाए हैं वो पब्लिक भी बहुत बड़ी थी और शुआरा भी बहुत नामवर थे। तो वो फिर एक ऐसा समा बन गया कि वो मेरा ख्याल है कि 10-20 गज़लें वो सुनानी पड़ गई। वाह, एक ही मुशायरे में, क्योंकि वो फरमाइश जब होने लग जाती है तो वो सुनानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी ने मेरे करीब आके कहा कि लतीफ़ साहब यार बाकी बाद में सुना लेना। तो फिर मैंने वो सुनाना छोड़ दिया। मैंने इजाज़त चाहिए, जिस पर उन्होंने फिर मुंतज़मीन में बाद में कहा कि सर आपने हमारी फरमाइश पूरी नहीं की, हमने भी रहती थी। तो वो एक बहुत यादगार मुशायरा इस वजह से था। फिर एक बड़ा किसी ने मुझे कहा, मेरे साथ ही गए हुए थे, कि कोई फ़लाँ शायर कहने लगा कि मैं लतीफ़ साहब को पढ़ के तो खौफज़दा हो गया हूँ सुन के। अच्छा। उनकी शायरी को ज़ाहिर है कि वो मैं बहुत ज़्यादा शायरी सुनाई और दाद भी बहुत मिली। तो ये है कि अच्छी ज़िंदगी में लम्हात हर शायर के ज़रूर आते हैं। तो मैं उस मुशायरे को ये समझता हूँ तो मेरा बड़ा यादगार मुशायरा जो है वो कोई गज़ल उस वक्त की है ज़हन में जो वहाँ पढ़ी थी तो नाजरीन को भी सुनाई? नहीं, उधर उस वक्त तो काफ़ी गज़लें पढ़ी मैंने, तो वो शुरू की किताबों में से थी। तो मैं जो है अब याददाश्त का थोड़ा ये है कि याद नहीं रहता कुछ। चलिए अभी तो जो मैं जो भी उस ज़माने की कुछ जो है ज़र चेहरा भी लाल लाल देखा है, धूप की मुसाफत का ये कमाल देखा है। वाह वाह वाह।
तकसीम की सरहदों का निशां हूँ, मैं हूँ मुश्तरिक। मेरे एक तरफ तेरी बस्ती है और एक तरफ जहर है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो चंद शेर में और पहले सुना था। कोई किसी की राह देखता रहा, खुला दरीचा रात भर खुला रहा। हवा मचल मचल के थक गई मगर गुलाब को गुलाब चूमता रहा। वाह 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 वाह। हवा मचल मचल के थक गई मगर गुलाब को गुलाब चूमता रहा। वो लौट कर भी आ चुका था गांव में, जिसे मैं शहर शहर ढूंढता रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, वाह वाह। वो लौट कर भी आ चुका था गांव में, जिसे मैं शहर शहर ढूंढता रहा। गमों की दास्तान बहुत तवील थी, मैं सो गया मगर वो बोलता रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह। गमों की दास्तान बहुत तवील थी, मैं सो गया मगर वो बोलता रहा। और हवा ने बरगो गुल सभी उड़ा दिए, शजर नशे में था कि झूमता रहा। हवा ने बरगो गुल सभी उड़ा दिए, शजर नशे में था कि झूमता रहा। गले किसी से मिल लिया ख्याल में, तमाम रात जिस्म टूटता रहा। तमाम रात जिस्म टूटता रहा। और जुबान दिल के दरमियान निफाक चाहते हो तुम, कुछ ऐसा सारे शहर का मजाक चाहते हो। ये छोटी छोटी बस्तियां जो दिल में हैं बसी हुई, मिटा के इनको एक नया विफाक चाहते हो तुम। वाह 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 वाह। ये छोटी छोटी बस्तियां जो दिल में है बसी हुई, मिटा के इनको एक नया विफाक चाहते हो तुम। वो उम्र आ गई है जब संभालते हैं हुस्न को, इसीलिए हमारे दिल का ताक चाहते हो तुम। वो उम्र आ गई है जब संभालते हैं हुस्न को, इसीलिए हमारे दिल का ताक चाहते हो तुम। गुदास क्या करेगा तुमको एक हरफ इल्तिजा, सियाक चाहते हो तुम सबाक चाहते हो। वाह वाह वाह। गुदास क्या करेगा तुमको एक हरफ इल्तिजा, सियाक चाहते हो तुम सबाक चाहते हो तुम। और अच्छा सर, आपने भी जब आपसे इंटरव्यू से पहले गुफ्तगू हो रही थी तो आप अपने बेटे का और बहू का जिक्र कर रहे थे, आपकी आंखों में एक चमक थी माशाल्लाह, वो कामयाब जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो थोड़ा सा जिक्र कीजिए अपने बच्चों की तालीम के हवाले से कि वो इस वक्त कहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ मैं बड़ा जो है अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी औलाद दी। तो 2 बेटे हैं मेरे, एक छोटी बेटी है। जो बड़े बेटे हैं वो डॉक्टर हामिद लतीफ़, उन्होंने जीसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमफिल किया था फिज़िक्स में। फिर वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में से उनकी पीएचडी है। अच्छा। तो आमतौर पर पीएचडी जो रिसर्च होती है या तो थ्योरेटिकल होती है या प्रैक्टिकल होती है। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो प्रैक्टिकल आमतौर पे, हाँ जी हाँ जी, वो रिसर्च होती है। तो बेसिकली वो साइंटिस्ट बन जाता तो मेरा बेटा बेसिकली साइंटिस्ट ही है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे एक ऐसा शायर जो शायरी में गुम था, जिसने बच्चों पे कोई तवज्जो नहीं दी, मतलब अपनी शायरी की दुनिया में ही रहा हूँ या एजुकेशन की दुनिया में थोड़ा बहुत रहा हूँ, लेकिन जो असल ज़माना था वो शायरी की दुनिया ही थी। तो शायरी की दुनिया ने मुझे मस्त रखा। जो मेरा जिस तरह बच्चों को लेके पढ़ाया जाता है, जाया जाता है, बल्कि वो एक ज़माने में सेंट्रल मॉडर्न में उसका दाखिला हो गया और मैंने सिर्फ इस वजह से उसको ना लगा कि मुझे शायद लाना ले जाना पड़े। तो वो यहीं गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट स्कूल शाहदरा के गवर्नमेंट स्कूल से उसने मैट्रिक किया। वो कहते हैं मैं दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़े हैं। उस वक्त अभी तो कमरे में नहीं होते, अब कमरे इतने हो गए, लेकिन उस जमाने में कमरे भी नहीं, इसी स्कूल से पढ़े। तो उस पर बड़ा फ़ख्र करता है वो। तो फिर जब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था तो स्प्लिट प्रोग्राम के तहत अमेरिका चला गया। तो आधी उसकी पीएचडी अमेरिका से हुई, आधी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हुई। तो उसके बाद जो है
जो हमारा साइंसी अदारा है स्पार्को, क्योंकि वो अमेरिका में उस पे काम करके आया था, वो जो होती है वैक्यूम मशीन इंस्टॉल की थी, बनाई थी। तो पाकिस्तान में वैक्यूम मशीन ही को नहीं, सिर्फ एक वैक्यूम मशीन है जो खलाई सियारों का तजर्बा करती है, वो कराची में है और बड़ी नाकस है। तो ये फिर जो है ये फौजी अदारा है स्पार्को, इन्होंने उस मेरे बेटे को मैनेजर की पोस्ट ऑफर की। तो 1 साल तक वो वहाँ रहा। तो फिर इसने छोड़ दी। इसने कहा कि जब तक वो मशीन आप नहीं लाते, जो इस पर मैंने अमेरिका में काम किया है, तो यहाँ पाकिस्तान में खलाई सियारे पे काम नहीं हो सकता। बेसिकली ही साइंटिस्ट, वो ज़ाहिर है फिजिक्स में PhD की और वो सारी प्रैक्टिकल है। तो उसके बाद जो है उसने FC कॉलेज ज्वाइन कर लिया और दौरान पढ़ाते हुए PhD के बाद होते हैं पोस्ट डॉक। फिर वो 1 साल के लिए दोबारा अमेरिका गया। अच्छा। दोबारा अमेरिका से पढ़ा और 1 साल वो चीन गया। तो 2 रिसर्च जो हैं उसके वो प्रोजेक्ट, एक अमेरिका में और एक चीन में हुए। और वो जो है उसका फिजिक्स के ऊपर अभी और बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसने मुझे बताया है। तो रिसेंटली जो है वो माशाल्लाह बड़ा मुझे खुशी है। मैं पहली दफ़ा, हालांकि किसी ने मुझे मना किया हुआ है कि प्रोजेक्ट ना बताया करें, तो लेकिन खुशी का मौका है आपका। बिल्कुल जी। वो फुल प्रोफेसर हो गया ग्रेड 21 में माशाल्लाह। हाँ जी, FC कॉलेज में। तो ग्रेड 21 में होना या फुल प्रोफेसर होना या साइंटिस्ट होना बड़ी बात। बड़ी प्रोफेसर भी हो गया माशाल्लाह और साइंटिस्ट भी है। अच्छा सर। तो जी, जो दूसरा बेटा जो है वो अपना बिजनेस करता है। ठीक है। और फिर ये है कि मेरी वाइफ के इंतकाल के बाद मेरी मैरिज हुई। तो अभी मैं एक छोटी बेटी का बाप भी हूँ माशाल्लाह। हाँ, जो तकरीबन 3 साल की है माशाल्लाह। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो गई। इस तरह ही चल रही है। वो क्या से कहते हैं कि नए हालात और नए तकाज़े जो है पैदा हो रहे हैं। अच्छा सर, आपने खुद भी माशाल्लाह PhD की है, तो ज़रा बताएंगे आपने किस शायर पे रिसर्च की PhD में, और थोड़ा सा उनके बारे में। मैं जब खानेवाल में गया था ना 84 में, तो ख्वाजा ज़िक्रिया साहब से, बड़े नामवर मुहक्किक हैं प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा ज़िक्रिया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अल्लामा ताजुद्दीन नजीबाबादी पे आप काम करें। अच्छा। तो उस ज़माने में मैंने काम शुरू कर दिया था। तो वो थे शम्सुल उलमा अल्लामा ताजुद्दीन नजीबाबादी, ये इकबाल के हम मुआसरीन में से हैं। ठीक है। और शम्सुल उलमा जो है ये खिताब था जो अंग्रेज दिया करते थे। तो ये आखिरी शम्सुल उलमा है अल्लामा ताजुद्दीन नजीबाबादी, यानी 1940 में इनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। पहले शम्सुल उलमा जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। ठीक है। तो बीच में और लोगों को मिलता रहा, आखिरी ये है। हाँ, जब इकबाल को सर का खिताब मिलना शुरू हुआ तो इकबाल ने कहा कि मेरे उस्ताद को भी आप शम्सुल उलमा का खिताब दें। तो उनके जो उस्ताद मीर हसन थे उनको फिर शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। और फिर जो है इकबाल ने सर का खिताब कबूल किया। तो ये बड़ा अदबी टाइटल था। तो अल्लामा ताजुद्दीन नजीबाबादी जो थे उन पे फिर मैंने उनकी तहरीरें सारी तलाश की। नसर थी उनकी, शायरी थी क्या? तो शायरी भी है। वो असल में बहुत ज़्यादा उनके पहलू थे। तो उनकी वो असल ये था कि उस ज़माने में जो है वो रसाइल की बड़ी अहमियत थी। तो मखज़न एक रसाला था, उसके वो एडिटर थे। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हमाला जो है वो मखज़न में शाया हुई। तो सर अब्दुल कादर जो थे वो उसके एडिटर थे। तो 1916 में फिर यानी 1901 में वो रसाला शाया शुरू हुआ, लेकिन 1916 में अल्लामा ताजवर उसके एडिटर बने।
ठीक है। और उस तहरीक को, जो मखज़न की तहरीक थी, उसको आगे चलाया। फिर जो है ताजो नजीबाबादी ने अदबी दुनिया एक रसाला खुद जारी किया, और शाहकार एक रसाला था वो जारी किया। ये वो रसाले जिन्होंने अदब की हैत को बदला, अदब तब्दील होते हुए तहरीकों को बदला, और जो है उर्दू अदब में जो मुअर्रा और आज़ाद नज़म जो थी उसको फ़रोग़ दिया। तो ताजवर का ये काम है कि वो उसने जो अदब के अंदर जो तब्दीली आई, जो उसके वो लाने वालों में थे, क्योंकि वो रसाइल की अदालत करते थे, लेकिन वो प्रोफेशनली उस्ताद थे और दयाल सिंह कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। अच्छा। लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा था। मज़ाह निगार वो थे, मजमून निगार वो थे, शायर वो थे, और बच्चों के अदीब वो थे। अच्छा। तो बच्चों के लिए जो अदब लिखा, उसके लिए उनका अलहदा सा नाम अल्लामा ज़रीफ के नाम से लिखा। तो वो सारी तहरीरें जो थी वो उन रसाइल में दफन थी। तो मैंने उन तहरीरों को सारा तलाश किया, क्योंकि वो इकट्ठी तो थी नहीं। तो इस तरह 50 साल के रसाइल जो है उनका मुतालिया करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अब हो गया माशाल्लाह, थीसिस जो है मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह। और उनके बेटों से भी मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी खुशी के से उन खुशी उनसे मिल के आ गया। क्या सर अपनी ही पसंदीदा गज़ल अब की लिखी हो या पिछली हो जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो? एक गज़ल मेरी काफ़ी मशहूर हुई थी, और वो मिली जुली है, मतलब समाजी भी है और मोहब्बत की और दिल की बात भी है। ऐ शहर तेरे दिल में धड़कता है कौन कौन। वाह वाह। ऐ शहर तेरे दिल में धड़कता है कौन कौन, इस वक्फा सकूत में जिंदा है कौन कौन। हाय हाय हाय। जाता हूँ शहर लुत्फ से कुएं मलाल को, अब मेरे साथ देखिए चलता है कौन कौन। वाह वाह। बरपा है दिल में क्यों मेरे शोरीदगी का शोर, छोटे से इस मकान में रहता है। क्या बात है। वाह वाह वाह। सग रंग की चियां हैं हमें ये खबर तो है, लेकिन खबर नहीं है कि टूटा है कौन कौन। ओहो। टकराइए हजूम से और जान जाइए, दीवार कौन कौन है, रास्ता है कौन कौन। वाह वाह वाह। हम पूछते फिरे शब शहर तिलिस्म में, जुगनू है कौन कौन, सितारा है कौन कौन। वाह वाह। हर एक दूसरों का तमाशाई है यहाँ, किसको खबर के वजह तमाशा है कौन कौन, और किसको खबर के वजह तमाशा है कौन कौन। और सच्चाई का आलम जो उठाए हुए हो तुम, बोलो कि उसके सामने बोला है कौन कौन। वाह वाह वाह। वाह सर। अच्छा सर, आप अहमद नदीम कासमी तो आपको तरक्की पसंद शायर कहते थे, क्या आप भी खुद को तरक्की पसंद शायरी समझते हैं? ये जैसे आपने शायरी सुनी, इसमें असरात तो हैं तरक्की पसंदी के, क्योंकि वो रोमानवी शायरी प्योर मुकम्मल रोमानवी शायरी तो है नहीं, लेकिन रोमानवियत भी है कहीं ना कहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता था वो रास्ता मैंने खुद ही तरक कर दिया। अच्छा। मिसाल के तौर पे वो मैं तहय्युर की दुनिया थी, चंद शेर मैं सुनाता हूँ जो मेरा असल रास्ता था। तस्वीर से क्यों बना हुआ है, ऐ शहर निगार क्या हुआ है, उस जुल्म को देवता को देखो, दीवार में खुद चुना हुआ है। वाह वाह वाह। उस जुल्म को देवता को देखो, दीवार में खुद चुना हुआ है। चहकी हैं जो ख्वाहिशों की चिड़ियां, फिर दिल का शजर हरा हुआ है। मुड़ मुड़ के बाहर देखती है, एक फूल अभी खिला हुआ है। वाह 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 वाह। मैं जख्म छुपा छुपा के रखूं, ये फूल तेरा दिया हुआ है। मैं जख्म छुपा छुपा के रखूं, ये फूल तेरा दिया हुआ है। और जो है मतलब ये जो तहय्युर की दुनिया थी ना, वो असल में मुझे वहाँ जो है खुशी होती थी। मिसाल के तौर पे सर शाखे सब्ज़ गुलाब है कि है आईना, तेरा रूप है कोई ख्वाब है कि है आईना।
मुझे फिर से अपनी तलाश है तेरे रूबरू, तुझे क्या खबर ये शबाब है कि है क्या बात, वाह 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 वाह। मुझे फिर से अपनी तलाश है तेरे रूबरू, तुझे क्या खबर ये शबाब है कि है आईना। तो वो एक तहय्युर की दुनिया जो है ना, मैं वो समझता हूँ कि मेरा असल मिजाज वो है, और तहय्युर की तरफ अभी हमारी शायरी आई नहीं। इस वजह से मैंने उसको तर्क किया हुआ है। अब देखें, शायद वो फिजा मुझ पे तारी फिर किसी वक्त हो जाए तो वो फिर मैं समझूंगा कि मेरी खुशी की दुनिया होगी। तो आपने कोई रोमानवी शायरी भी की, कुछ ऐसी गज़लें जो प्योर रोमानवी हों, कि हर एक में कुछ तरक्की पसंदी का टच ज़रूर है? हाँ, यह शायद आप कह सकते हैं। तो प्योर रोमानवी शायरी शायद मेरे यहाँ जो है वो कहीं कहीं है, लेकिन आपको मीर और गालिब अच्छे भी तो लगते हैं। हाँ बिल्कुल हैं। तो उनका रंग भी तो कहीं कहीं आया होगा ना? जी हाँ। तो वो गज़ल आपको सुनाई तो है कि कोई किसी की राह देखता रहा, हाँ हाँ, खुला दरीचा रात भर खुला रहा। खुला। तो मेरा ख्याल है कि रोमानवी शायरी कहीं कहीं ज़रूर जो है वो नज़र आती है, लेकिन एक मिला जुला सा रुझान है, और उसमें मेरी असल खुशी वही होती है जब मैं एक हैरत की दुनिया में जाता हूँ। अच्छा, क्या आपका जो इलाका है शाहदरा, जहाँ आपकी रहाइश है आजकल, वहाँ कोई ऐसा अदबी माहौल है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठ के आपको अच्छा लगता है, या आपसे कुछ सीखने के लिए कोई आता हो तो आपको बड़ी खुशी होती हो कि चलो अभी भी ये आगे पौधे जो हैं वो चलते हैं? जी हाँ, बड़ी अच्छी आपने शाहदरा बहुत बड़ा एक तख्लीकी जगह है। और जब मैं 70 में शाहदरे में हम थे तो वहाँ एक अदबी तंजीम थी, मजलिस-ए अहबाब अदब व फ़न। अच्छा। उसमें जो मुझसे सीनियर लोग थे वो मौजूद थे, और मैं उस वक़्त नई शायरी का आगाज़ ही किया था। उनमें वो एजाज़ अहमद आज़र और सुराब असलम थे। अब तो उनका इंतकाल हो गया। सुराब असलम जो थे वो तरक्की पसंद अफसाना निगार थे। अच्छा। और जो एजाज़ अहमद आज़र थे वो शायर थे। उसके बाद वो जो मजलिस अहबाब अदब व फ़न थी वो मेरे ही ज़िम्मे पड़ गई। अच्छा। क्योंकि सुराब जो थे एजाज़ अहमद आज़र वो शाहदरा को छोड़ के एक बाल्टाउन मुंतकिल हो गए। सुराब असलम वहाँ रहे लेकिन वो फाल ना रहे इतने। अच्छा। तो वो फिर वो जो तंजीम थी वो आज भी चल रही है। अच्छा, अभी भी है वो? हाँ, वो अभी भी चल रही, मजलिस अहबाब अदब व फ़न। तो उस मजलिस की बड़ी मुस्तहकम रवायत है। आज भी हम लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि वो जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और नए लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। उसमें अब उसके सेक्रेटरी हैं मियाँ शहजाद साहब। अच्छा। जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी लिंग्विस्टिक में जो एमफिल किया है उसका अंग्रेज़ी में। तो बड़ी वो दिलचस्पी रखते हैं। और उर्दू के वो इशफाक अहमद साहब जो हैं, हाँ जी हाँ जी, वो भी उसके सेक्रेटरी, वो भी उसके ओहदेदार हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। और एक ओहदेदार जो हैं गुलाम अब्बास फरासत है, वो गुलकार भी हैं। हाँ जी हाँ जी। और साथ साथ वो शायर भी हैं। और आजकल वो डायरेक्टर हैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल के, सरगोदे के। हाँ जी, सरगोदे, वो उसके सदर हैं। मैं उसका सरपरस्त हूँ आजकल। तो वो भी एक तंजीम है जो 70 से वो 65 से चल रही है। अच्छा। लेकिन वो मैं 70 में उसमें आया। तो आधी सदी होगी वो तंजीम। आधी सदी उस पर भी हो गई, और वो इतनी अहम है कि उस पर भी एमफिल हो चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मजलिस अहबाब अदब व फ़न पे एमफिल हो चुका है, उसका मैं सरपरस्त हूँ। मंथली जो है वो होता है, कोई गेट टुगेदर होती है, लेकिन हम तकरीबन हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो 4-5 लोग जो हैं वही मेरी दुनिया है।
अच्छा। मैं जो शाहदरा में रहता हूँ, तो ये बड़ा मशहूर है कि वो कासमी साहब भी जब मुझे मिलते थे तो मुझे यही कहते शाहदरा में रहते हो, मैंने कहा मैं शाहदरा में रहता हूँ। तो मेरी जो है शाहदरा में बड़ी शायद मैं बाजार से गुजरते हुए अजनबी की तरह गुजरता हूँ। अच्छा। लेकिन वो जो 4-5 अदीब हैं वो मेरी दुनिया है जहाँ मैं अपने आप को समाता हूँ। और वो 40 साल की तंजीम बड़ी बात है। तो उस प्लेटफॉर्म से कोई मुशायरे करवाते हैं कोई? हाँ जी, मुशायरे होते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने मेरे साथ ही जो है वो एक तकरीब बहुत बड़ी रखी थी, और वो इंजीनियर यासर गिलानी भी उसमें आए हुए थे। अच्छा। क्योंकि क्योंकि वो भी किस ज़माने में मुझसे पढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा मैं लतीफ़ साहब से सीखा पढ़ा है। तो वो मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया उसमें। माशाल्लाह। हाँ जी। माशाल्लाह। तो ये अभी कोई 6 माह पहले की बात है। तो तकरीबात उसमें काफ़ी होती रहती हैं, और यही मेरी ज़िंदा रहने का बहाना है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं एक जजीरे में ज़िंदगी गुजारता हूँ, इस तरह मैं चंद लोगों के अंदर ही जो मजलिस वाबियत व फ़न के लोग हैं उनके अंदर रहकर मैं अदब की सारी वो खुशियाँ हासिल कर लेता हूँ। वाह वाह वाह। और अब आपसे मिलकर भी एक जो है नई खुशी अगर का आप एहसास। मौका देंगे तो हम इसमें भी जरूर शिरकत के लिए आएंगे। बिल्कुल। आप जैसे लोगों की सोबत में बैठ कर जाहिर नहीं, इंशाल्लाह आपको मैं कहूँगा उन्हें दावत दी जाएगी। तो कोई नज़म अपनी अच्छी सी सुनाइए। कहानी यूं नहीं बनती कि जैसे तुम बनाते हो। अच्छा। कहानी यूं नहीं बनती। कहानी यूं नहीं बनती कि जैसे तुम बनाते हो। कहानी जो बनाते हैं किसी रुख से, किसी सूरत, किसी घर से कहानी ढूंढ लाते हैं। कहानी यूं नहीं बनती कि जैसे तुम बनाते हो। कहानी जो बनाते हैं किसी रुख से, किसी सूरत कहानी ढूंढ लाते हैं। किसी अनजान चेहरे से शनासाई के पहले मरहले पर बात करना हो, मोहब्बत का तलातम खेज दरिया पार करना हो, किसी को देखकर गम को छुपाना हो, नुमाइश के लिए बस मुस्कुराना हो, भरे दिल और खाली जेब से घर को बसाना हो। कहानी जो बनाते हैं किसी रुख से, किसी सूरत कहानी ढूंढ लाते हैं। वाह वाह वाह। उन्हें मालूम होता है कि मौसम चाहते क्या है। उन्हें खबर होती है उनको दूसरों के दिल धड़कने की। वो आंखों में बसे ख्वाबों का रास्ता जान जाते हैं। कहानी जो बनाते हैं। वाह वाह वाह। वो आंखों में बसे ख्वाबों का रास्ता जान जाते हैं। कहानी जो बनाते हैं। कहानी जो बनाते हैं वो बसते हैं कहानी के मकानों में। हवा जैसे सिमटती है थिरकते बांध बानों में। शबों को चांद जैसे सबके आंगन में उतरता है। वाह वाह। बवक्ते सुबह जैसे बाग में शबनम उतरती है सभी रंगों के फूलों पर। बहुत बेताब मौजें जिस तरह साहिल पे आके लौट जाती हैं, नई मंजिल की ख्वाहिश में हमेशा लौट जाते हैं। कहानी जो बनाते हैं। वाह 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 वाह। कहानी खुद नहीं बनती, न बनती है कभी ऐसे कि जैसे तुम बनाते हो। जरा सा मुस्कुराना भी हमेशा भूल जाते हो। कहानी खुद नहीं बनती, न बनती है कभी ऐसे कि जैसे तुम बनाते हो। न बनती है कभी ऐसे कि जैसे तुम बनाते हो। जरा सा मुस्कुराना भी हमेशा भूल जाते हो। बहुत नजदीक रहकर भी हम एक दूसरे को ढूंढना आया नहीं अब तक। हजारों तितलियां बागों से लेकिन ढूंढ लाते हैं। कहानी जो बनाते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा सर, आखिर में हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान की हुकूमती सतह पे उर्दू या उर्दू अदब को फ़रोग देने के लिए जो काविशें हो रही हैं वो उससे आप मुतमईन हैं, या हुकूमत की कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं कि उर्दू को मज़ीद फ़रोग दे? हुकूमत जो है वो ट्रेंड जो है वो उसमें हुकूमती अमल दखल होते हैं। तो हुकूमत जो है उनकी मीडिया पॉलिसी होती है। मीडिया पॉलिसी के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल गाफिल है।
कि अदब जो है वो कहाँ मौजूद है, ये सवाल उसके दिल में नहीं आता। तो हमारा जो भी मिलान है, अब आप जैसी जो सोसाइटीज़ हैं, आप जैसी जो चैनल्स हैं, वही एक ज़रिया रह जाता है अदब को प्रमोट करने का। तो हुकूमती अदारे जो हैं वो ये उनके यहाँ ऐसा हुकूमती अदारे अदब को प्रमोट करने के ज़राए की मदद नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वो मदद करें। हमारे एकेडमी अदबियात है जो हुकूमत के ज़ेर असर चलती है। अच्छा। और वो मुस्तहिक अदीबों को फंड्स भी देती है, उनको वजीफ़े भी देती है। लेकिन जो हमारा एक ही पीटीवी चैनल है और वो भी आवाम में इतना मकबूल नहीं है, तो ये सोचना होगा कि हुकूमती सतह पे जो ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें जो अदब को फ़रोग़ देने के लिए प्रोग्राम जो हैं वो किए जाएं। किस ज़माने में इशफाक अहमद साहब जो हैं वो उनके घर में नशिस्तें होती थी और OTV के ऊपर वो म्यूज़िक की महफिल से आ जाती थी, कोई और वो महफिल से जाते थे वो आ जाती थी। तो अब जो है पीटीवी के अंदर भी ऐसा जो है वो बहुत कम नहीं है रुझान। तो जो अदब की आपकी जिस तरह के चैनल है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गनीमत है और इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अब आखिर में चंद अशार आप सुनाएंगे किसी भी चीज़ के, गज़ल के, नज़म के, तो हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं फिर। मुझको दरकार है जीने का बहाना एक और, मुझको दरकार है जीने का बहाना एक और, देखिए लगता है कब दिल पे निशाना एक हाय और। हाय हाय, वाह वाह वाह। देखिए लगता है कब दिल पे निशाना एक और, मेरी कोशिश भी है एक और कहानी बन जाए, लोग भी बैठे हैं सुनने को फसाना एक और। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी कोशिश भी एक और कहानी बन जाए, लोग भी बैठे हैं सुनने को फसाना एक और, लोग भी बैठे हैं सुनने को फसाना एक और इश्क का मरहला इतना भी तो आसान नहीं, उम्र एक और मिले मुझको ज़माना एक और। क्या बात है, वाह वाह वाह। इश्क का मरहला इतना भी तो आसान नहीं, उम्र एक और मिले मुझको ज़माना एक और, एक भूले हुए चेहरे की खबर लाने को अश्क आंखों से किया मैंने रवाना एक। क्या बात है सर। एक भूले हुए चेहरे की खबर लाने को अश्क आंखों से किया मैंने रवाना एक और। ये लतीफ़ साहिल साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ नौजवानों का जिक्र इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से किया कि हमें लगा कि अगर इन दोस्तों को अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे तो लतीफ़ साहिल साहब का इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा। तो हमने इनसे दरख्वास्त की और इनकी मोहब्बत है कि हमारी एक फ़ोन कॉल पे इतनी मोहब्बत से यहाँ चले आए हैं। काफ़ी सफ़र भी इन्हें करना पड़ा, अपनी गुनागो मसरूफियात में से इन्होंने वक्त निकाला। ये ऐसे नौजवान हैं जो शादरा की धरती को, शादरा की सरज़मीन को अपने खूने जिगर से ऐसी नमी फराहम कर रहे हैं जिससे इस मट्टी में ऐसी अदबी और शायरी ज़रखेज़ी आ रही है कि आने वाली कई नस्लों तक यहाँ से अदीब और शायर पैदा होते रहेंगे। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ हमारे आज के मेहमान जो लतीफ़ साहिल साहब के इंतहाई महबूब लोग हैं, प्रोफेसर इशफाक अहमद साहब जो उर्दू के प्रोफेसर हैं और जनाब मियाँ शहजाद साहब जो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि लतीफ़ साहिल साहब ने हमें कुछ इस तरह के जुमले कहे हैं कि हम इंतहाई मुश्ताक थे कि आपसे मुलाकात हो और हम अपने नाजरीन की भी आपसे मुलाकात करवाएं। उनका बड़ा खूबसूरत जुमला था कि मेरा आजकल ओढ़ना बिछौना बस ये लोग हैं, मेरी ज़िंदगी का महवर यही है और जब तक मैं रोज़ाना इनके चेहरे ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आप थोड़ा सा लतीफ़ साहिल साहब के बारे में हमें कुछ बताइए। यकीन जानिए जो लतीफ़ साहिल साहब ने
हमारे बारे में कहा है, ये उनका बड़ापन है। हमेशा से ही छोटों से ना सिर्फ मोहब्बत करते रहे, उनको इनकरेज करते रहे, हौसला देते रहे, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी तादाद मुझ जैसे और मुझसे थोड़े से सीनियर और मुझसे जूनियर लोगों की ना सिर्फ शादरा में बल्कि लाहौर और पाकिस्तान में मौजूद है, जिनकी वो रहनुमाई करते हैं बहैसियत उस्ताद। और यकीनी तौर पर हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो हमारे घर के करीब ही रहते हैं, शादरा टाउन में। तो उनसे तकरीबन रोज़ाना मुलाकात रहती है, और ये हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र भी है और हमारे लिए ये शर्फ भी है। और ये जो कुछ भी उन्होंने हमारे बारे में कहा है, ये मैं बिला मुबालगा कहूँगा कि उनकी बड़ी मेहरबानी है। एक अज़ीम शायर के साथ साथ एक अज़ीम शख्स भी हैं वो। बेशक जी। जी इशफाक साहब, कुछ अल्फाज आप लतीफ़ साहिल साहब के बारे में। जी सर, मेहरबानी। लतीफ़ साहिल साहब जो हैं वो पेशे के हवाले से तो उस्ताद हैं, और सारी ज़िंदगी उन्होंने एक शफीक उस्ताद की तरह। मैं कोई पिछले 10 साल से उनसे वाकिफ़ हूँ, और बड़ी शफ़क़त के साथ ऐसा ही लगा जैसे किसी बड़े दिली करीबी दोस्त से मुलाकात हुई है। जब भी हुई है, जब भी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो हंसता हुआ खिला हुआ चेहरा ही उनका देखा, और एक शफीक दोस्त की तरह, एक बुज़ुर्ग की तरह उन्होंने डील किया। और मजलिस के हवाले से ही उनसे जो मेरी बात हुई, फ़र्स्ट टाइम मियाँ शहजाद साहब के तवस्सुल से मजलिस में मेरी एक गज़ल जो है वो पेश की गई, तो सदारत साहब ने की, और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने हौसला अफजाई की। और जो और लोगों ने जो उस पर तनकीद की और बातें की, तो उससे एक होता भी है थोड़ा सा, चूँकि जिसको जो बेहतर लगे। लेकिन उन्होंने एक बुज़ुर्ग होने के नाते, सीनियर मेंबर होने के नाते और साहिब सदर होने के नाते बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनकरेज किया, और उनसे मैं उनकी शख्सियत से, उनकी शायरी से बहुत मुतासिर हूँ। जी नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो दोनों मेरे मेहमान हैं, ये ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, बल्कि शहजाद साहब जो हैं ये नसर बहुत अच्छे लिखते हैं, बड़े अच्छे अफसाने लिखते हैं, शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। इशफाक साहब बहुत खूबसूरत गज़लें लिखते हैं, और अब इशफाक साहब की तो माशाल्लाह सुर और आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। अगर कभी ये सुर और आवाज़ में कुछ गज़ल गा रहे हों तो एक समा बांध देते हैं। तो शहजाद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप, साहिल साहब सिर्फ नाम ही साहिल नहीं है, वो शायद अदब के समंदर का साहिल हैं। बिल्कुल ऐसे। और आप एक काफ़ी अरसा उस साहिल पे रहे और उनके साथ साथ आपने वक्त गुजारा, तो उनके एक अच्छे से अशार जो आपको बड़े अच्छे लगते हों, तो वो ज़रा हमें आप। लतीफ़ साहिल साहब बहसीत शायर जो हैं, उनकी शायरी में जो बड़ी नुमायाँ चीज़ है वो उनका आहंग है। उनके जो सोती पहलू हैं, असरात हैं, जो जब आप उनकी कोई भी गज़ल पढ़ते हैं तो आपको एक अंदर से जो एक आहंग है वो आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ जो एक और बड़ी अहम चीज़ है वो है उनका कंटेंट, वो बड़ा रिच है। साहिल साहब की शायरी जो है वो हमारी जितनी भी कंटेम्प्रेरी शायरी है सीनियर्स की, उसमें से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसा ही। मिसाल देखिएगा, मैं जो पहले चंद अशार जो मैंने सुने साहिल साहब के, और एक तरह से वर्ता हैरत में इंसान डूब जाता है कि ये मज़ामीन और ट्रीटमेंट जो है शेर कहने की वो बिल्कुल जुदा है। ऐ शहर तेरे दिल में धड़कता है कौन कौन, वाह वाह। ऐ शहर तेरे दिल में धड़कता है कौन कौन,
इस वक्फाए सकूत में ज़िंदा है कौन कौन। वाह वाह वाह। और शेर जो देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि टकराइए हजूम से और जान जाइए। हाँ हाँ हाँ। टकराइए हजूम से और जान जाइए, दीवार कौन कौन है, रास्ता है कौन कौन। वाह वाह वाह। तो इस तरह के अशार या ये शेर देखिए कि मजमा भी तेरी सिपा हो गया है, मुझ ही से कोई गुनाह हो गया है, हाँ वाह वाह। और सजदे के बगैर ही नमाज पढ़िए, ये शहर जनाजगाह हो गया। ओए होए होए। तो जो अशोबे ज़माना है, जो आपके कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका सिनेरियो है, जब तक वो आपकी शायरी का हिस्सा नहीं बनता, सिर्फ मोहब्बत की शायरी या मोहब्बत की शायरी की जुगाली जो है वो आपके मुआशरे पर असर नहीं डाल सकती। सो लतीफ़ साहिल साहब के यहाँ जहाँ पर मोहब्बत के बड़े लतीफ़ पहलू नज़र आते हैं शायरी में, वहाँ पर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जैसे असरी शायरी बोलते हैं हम, वो भी उतनी रिच है। अब मोहब्बत की शायरी में देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ उनके देखने का तरीका है। वो कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी नौजवान, जैसे अगर 80s में भी लोग चले जाते हैं तो शायरी उनकी नौजवानों की तरह होती है, या उसके कम अज़ कम मज़ामीन नौजवानों वाले होते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि, और ये वो गज़ल है जिसने फिर आगे से बहुत सारे लोगों को उसी ज़मीन में कहने के लिए उकसाया कि देखिएगा ज़रा कितनी खूबसूरत गज़ल जो है ना वो उस हवाले से हुई है। जो बात बात पे तकरार करने वाला था, वो शख्स हमसे बहुत प्यार करने वाला था, और तेरी सवारी तले आके मर गया है जो तेरा करीब से दीदार करने वाला था। तो ये जो मोहब्बत का जो ये वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है आम रूटीन में जो मोहब्बत के ऊपर कही गई शायरी है उससे। साहिल साहब के यहाँ मज़ामीन की अगर बात की जाए, मिसरा साजी की बात की जाए, आहंग की बात की जाए, उनकी जो मिसरे की नशस्त व बर्खास्त है उसके बारे में बात की जाए, तो वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी। ना सिर्फ उनके हम असर शोरा में, बल्कि उसके बाद में आने वाले शोरा ने उनको फॉलो किया है। तो ये उनकी एक खूबी हमेशा रही है। जी इशफाक साहब, आपसे गुजारिश है कि आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, तो अपने चंद अशार किसी गज़ल के हमें सुनाइए जी। ये गज़ल के चंद शेर में आपकी नज़र करता हूँ कि फिर से बिगड़े हैं, मेरी बात कहाँ रखेंगे। फिर से बिगड़े हैं, मेरी बात कहाँ रखेंगे। मेरी बात कहाँ रखेंगे, हमसे वो वक्त मुलाकात कहाँ रखेंगे। वाह वाह। घर के हर ताक पे रखी है सजाकर जुल्मत, घर के हर ताक पे रखी है सजाकर जुल्मत, फिक्र है और खराबात कहाँ रखेंगे। वाह वाह वाह। दामनो दिल तो रफू घर के हवाले है मियाँ, दामनो दिल तो रफू घर के हवाले है मियाँ, अब के हालात की खैरात वाह वाह कहाँ रखें। वाह 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 वाह, क्या कहने। और हम न रखेंगे अगर दिल पे तो ऐ जाने जान, हम न रखेंगे अगर दिल पे तो ऐ जाने जा, फिर बताओ तो सही हाथ कहाँ रखेंगे। वाह वाह वाह। और हमको रखो तो फकत लज्जत गम में इशफाक, हमको रखो तो फकत लज्जत गम में इशफाक, हम ये ओहदा ये बड़ी ज़ात। वाह वाह वाह, क्या अच्छा, क्या बात। बहुत अच्छा जी, बहुत खूब। जी शहजाद साहब, शादरा में बहुत बड़ा जो अदब पे काम हो रहा है, उसमें मजलिस अहबाब अदब फ़न जो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप थोड़ा सा इस मजलिस के बारे में, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और हमारे नाज़रीन को बताइए, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी जान जाएं कि शादरा में बहुत बड़ा जो अदब पे काम हो रहा है वो इस मजलिस के ज़रिए। शाह साहब, बात यह है कि साहिल साहब के हवाले से बात आपने की, फिर मजलिस का ज़िक्र हो, ये यानी नामुमकिन है कि साहिल साहब का और मजलिस का इकट्ठा ज़िक्र ना हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि साहिल साहब की जो
क्रिएटिव इम्पल्स का जो आगाज़ होता है वो भी मजलिस अहबाब अदब व फ़न से होता है। 70s का ज़माना है, क्योंकि शफाक साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने थीसिस लिखा हुआ है मजलिस अहबाब अदब व फ़न शादरा पे। तो 70s के ज़माने में बिल्कुल अर्ली 70s में लतीफ़ साहिल साहब जो हैं वो मजलिस अहबाब अदब व फ़न में शामिल होते हैं और अपनी जो तहरीर है वहाँ पर तनकीद के लिए पेश करते हैं, और फिर वो सफ़र शुरू हो जाता है। मजलिस अहबाब अदब व फ़न शादरा का आगाज़ तो 1964 में मारूफ़ तरक्की पसंद अफसाना निगार सोहराब असलम साहब और मारूफ़ शायर और ब्रॉडकास्टर एजाज़ अहमद आज़र साहब की सरकर्दगी में हुआ। तो ये पहली पीढ़ी थी जिसमें ज़फ़र रुबाब साहब, एजाज़ अहमद आज़र साहब और सोहराब असलम साहब वगैरह मौजूद थे, और आगाज़ होता है। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी जो ये थी कि ये नवा में मौजूद मजलिस थी। किसी भी अदबी फोरम का ये नवा में तकरीबन पहला बड़ा फोरम था, और अब तक वो चल रहा है। और 1964 में आमदोरफ्त के ज़राए जो हैं बिल्कुल शादरा जो एक बागात और जंगल से घिरा हुआ इलाका था और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल कम थे। ऐसे ज़माने में जितने भी मारूफ़ अदीब थे हमारे पाकिस्तान के, चाहे वो इशफ़ाक़ अहमद हों, चाहे जिलानी कामरान हो, चाहे सूफ़ी तबस्सुम साहब हों, चाहे अहमद राही साहब हों, चाहे कतील शफ़ाई साहब हों, अनवर मकसूद साहब हों, अहमद फराज हों, उस्ताद दामन हों, बड़े बड़े तनवीर नकवी साहब, फैज़ बस नाम लीजिए। ये तमाम लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी की पहली शाम जो है वो मजलिस अहबाब अदब व फ़न शादरा में मनाई गई। और मजलिस अहबाब अदब व फ़न वो पहला लिटरेरी सर्कल था जिसने शायरों और अदीबों के साथ शामें मनाने का सिलसिला बर्रे सगीर में शुरू किया। वाह वाह। और साथ साथ इसमें फिर फ़न, जिसमें आर्ट के जो बाकी अलूम हैं जैसे मौसीकी है, पेंटिंग है, स्कल्पचरिंग है, वो भी शामिल हुई। तो पहली पीढ़ी के बाद फिर लतीफ़ साहिल साहब इसमें शामिल हुए, और 80s के बाद ख़ास कर साहिल साहब ने इसकी सरपरस्ती जो है वो करना बाकायदा शुरू कर दी। अच्छा। और 80s से लेकर अब तक जो कमोबेश 40 साल बनते हैं उसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और मुझ जैसे दर्जनों शादरा में उनके शागिर्द हैं जो इस्लाह लेते हैं उनसे, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उनके शागिर्द हैं। और बहसीत शागिर्द या बहसीत उस्ताद भी वो बड़े एक दिलचस्प और मज़ेदार उस्ताद हैं। यानी वो इस्लाह देते हुए वो रवायती जो उस्ताद थे हमारे शायरी के, वैसी इस्लाह नहीं करते थे। अच्छा। वो बातों बातों में सलीके से बगैर पता लगे ही इस्लाह कर देते थे, और अब भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी वो चीज़ जो शायद ये पूरी एक किताब पढ़ने के बाद आपको शायद ओज़ान की ना समझ आए, वो आपको 1 सेकंड में वाह वाह समझा देते हैं। तो वो मजलिस जो है जिसका ज़िक्र आप कर रहे थे, उसके रूह रवा भी हैं लतीफ़ साहिल साहब, जिसका ज़िक्र आप कह रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया और अभी भी वो सरपरस्त आला हैं। और ये अगर कहा जाए कि वो रौनक हैं तो ये गलत ना होगा। तो मजलिस की बहुत कंट्रीब्यूशन है जी इस इलाके के लिए। जितने भी मारूफ़ शायर जो यहाँ पर हुए हैं वो मजलिस अहबाब अदब व फ़न की ही वजह से हुए, ना सिर्फ शायर बल्कि नावल निगार, अफसाना निगार, इवन यहाँ तक कि आप कह लें कि वो लोग जो सिर्फ दुकानदार थे, ट्रक ड्राइवर थे, अच्छा, उन लोगों के भी आपको 100 अफसाने वाह वाह इस मजलिस में पड़े हुए, 100 अफसाने इस मजलिस में उन्होंने तनकीद के लिए पेश किए हुए हैं। यहाँ पर 50 अफसाने लिखना मुश्किल हो जाता है, किताब लिखना मुश्किल हो जाता है। तो मजलिस ने उन लोगों को ट्रेनिंग दी, उन लोगों को ज़ोक दिया, और ना सिर्फ पढ़े लिखे लोग इससे अटैच हुए बल्कि आम जनरल जो पब्लिक थी उनके अंदर भी अदबी ज़ोक बहुत पैदा हुआ। तो मैं बहरहाल मजलिस की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका हिस्सा है, यहाँ के अदबी ज़ोक को और यहाँ के जो फ़नी ज़ोक को बढ़ाने का वो बहुत बड़ा। ये तो शहजाद साहब, वैसे तो आपकी शख्सियत के जितने पहलू हैं
उस पे आप पे तो और इस मजलिस पे अलग से हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ हाज़िर होंगे आपके मजलिस के जो दफ्तर है वहाँ पे, और उस पर आपके भी मुख्तलिफ जो पहलू हैं जिसमें अफसाना निगारी है, जिसमें तनकीद है, जिसमें शायरी है, उसको ज़रूर हम उजागर करेंगे और आपसे वक्त लेंगे। जी ज़रूर। अभी इस प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि आप चूँकि तशरीफ़ लाए हैं, वो ये हम साहिल साहब पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन साहिल साहब की शख्सियत का आप लोग भी हिस्सा हैं, तो आप अपना चाहे कोई नसर की कोई चीज़, कोई गज़ल, कोई चीज़ हमें ज़रूर सुनाइए। मैं शनावर इसाक साहब के साथ जो आपने प्रोग्राम किया था यहाँ पे, जी जी जी, तो मुझे शनावर साहब की वो बात याद है जो उन्होंने कही, और अक्सर वो, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, वो अक्सर कहा भी करते हैं कि बड़ी बदकिस्मती है कि आज जो शेर कहने वाला है वो अपनी इस्लाह नहीं करवाता। तो मेरी और हम जैसे बहुत सारे नौजवानों की खुशकिस्मती है कि लतीफ़ साहिल साहब की सूरत में हमारे पास एक अच्छे उस्ताद मौजूद हैं। आज भी जब हम कोई शेर कहते हैं या कोई मजमून लिखते हैं, कोई तनकीदी मजमून लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले लतीफ़ साहिल साहब को दिखाता हूँ। वेरी गुड। इवन कोई तहकीकी काम भी, अदबी तहकीकी काम भी होता है तो उनसे इस्लाह लेते हैं, और उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि ज़ाहिर है वो सीनियर मोस्ट हैं, अब भी लाहौर में जो बड़े असातिज़ा हैं उनमें से एक हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा वो बरकत का एलिमेंट है जो आप अपने सीनियर्स को जब आप मान लेते हैं तो आपके काम के अंदर एक बरकत आती है। तो मैं आपको 2 अशार उर्दू के और एक गज़ल छोटी सी पंजाबी में। बिल्कुल ठीक है। तो 2 अशार उर्दू के पेश खिदमत हैं कि शरारे इश्क़े जहाँ बुझाया हुआ है, शरारे इश्क़े जहाँ, शरारे इश्क़े जहाँ बुझाया हुआ है, दिले आवारा को सुधाया हुआ है। वाह वाह। शरारे इश्क़े जहाँ बुझाया हुआ है, दिले आवारा को सुधाया हुआ है, वो जिसे हरफे करारे जां कहिए, वो जिसे हरफे करारे जां कहिए, किताबे जीज़ से मिटाया हुआ है। वाह वाह। वो जिसे हरफे करारे जां कहिए, किताबे जीज़ से मिटाया हुआ है। वाह वाह। पंजाबी की छोटी सी बहर की गज़ल कि जीवन तागा सावा नाल, टुट्टा तेज़ हवावां नाल, जीवन तागा सावा नाल, टुट्टा तेज़ हवावां नाल, एवें ही खेडे पै गया है, एवें ही खेडे पै गया है मेरा पीर खुदावां नाल। वाह वाह। एवें ही खेडे पै गया है मेरा पीर खुदावां नाल, ते पीले दंद हयाती दे कीते साफ सवावां नाल। वाह 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 वाह। पीले दंद हयाती दे कीते साफ सवावां नाल, ते ख्वाबां पिजियां अखां नूं, ख्वाबां पिजियां अखां नूं सुकने पाया चावां नाल। वाह वाह वाह। ख्वाबां पिजियां अखां नूं सुकने पाया चावां नाल, ते गल्लां करदियां लंघदी रात, गल्लां करदियां लंघदी रात अपने नाल हवावां नाल। वाह वाह। ते वेड़े बैठे सुख परिंद उड़ पुड़ जांदे मावां नाल। वाह वाह वाह। वेड़े बैठे सुख परिंद उड़ पुड़ जांदे मावां नाल, एवें ही खेडे पै गया है वाह 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 मेरा पीर खुदावां नाल। क्या बात है शहजाद साहब, माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी। अशफाक साहब, आप इस वक्त माशाल्लाह मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो मजलिस सिर्फ शायरी को ही नहीं प्रमोट करती, वो अदब और फ़न दोनों चीज़ों को लेके चलती है। और माशाल्लाह आप में एक बड़ी खूबसूरत जो एक सलाहियत आवाज़ की अल्लाह ने दी है, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई गज़ल थोड़ी सी उसके 1-2 अशार अगर गुनगुना के हमें सुना दें, क्योंकि आप और शनावर साहब जब इकट्ठे होते हैं तो आप उन्हें तो बड़ी लय के साथ चीज़ें सुनाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे ऑडियंस तक भी अगर आपका ये फ़न थोड़ा सा पहुँचे तो। गुलों में रंग भरे जो है वो, बस वो थोड़ी सी में फैज़ साहब की गज़ल है। गुलों में रंग भरे
बादनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। एक बहुत शुक्रिया। तो हम बड़ी मेहनत से ये अदबी विरसा इकट्ठा कर रहे हैं और इसको महफूज कर रहे हैं। तो आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारी इस कोशिश की हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें और लाइक करें, इसे शेयर करें। और आप कमेंट में हमें ज़रूर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएं जो आपके इलाके में कोई शायर हो, कोई अदीब हो, कोई अफसाना निगार हो जो अदब पे काम करना चाह रहा हो या कर रहा हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुमाया ना हुआ हो। तो हम अपने चैनल पर ज़रूर उन्हें बुलाएंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे और उनके फ़न को दुनिया के सामने पेश करेंगे। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह।